ये हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से चर्चा करते हैं तरंग गति की चाल। तरंग गति की चाल, स्पीड ऑफ वेव मोशन। स्पीड ऑफ वेव मोशन, तरंग गति की चाल के बारे में अध्ययन करते हैं। हम जान रहे हैं कि तरंगें दो तरह की हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगें और एक अनुदैर्ध्य तरंगें। तो सबसे पहले हम अनुप्रस्थ तरंग गति की चाल जानते हैं। नंबर एक, अनुप्रस्थ तरंग गति की चाल। अनुप्रस्थ तरंग गति की चाल, ये हम जानते हैं कि ये जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं ये केवल ठोसों में ही चल सकती हैं, क्योंकि ठोसों में दृढ़ता होती है। जिनमें दृढ़ता होती है उनमें ही, जिन माध्यम में दृढ़ता होती है उन माध्यम में ही अनुप्रस्थ तरंगें चल सकती हैं। तो इसके लिए अनुप्रस्थ तरंगों की चाल के लिए एक सूत्र दिया गया, V = √η/d, जहाँ V क्या हो गया, ये अनुप्रस्थ तरंग की चाल हो गई, और ईटा क्या हो गया, ये दृढ़ता गुणांक हो गया। दृढ़ता गुणांक, माध्यम का दृढ़ता गुणांक हो गया, और डी का क्या हो गया, माध्यम का घनत्व हो गया। जहाँ ईटा जो भी ठोस पदार्थ है, जो भी माध्यम है, लिख देते हैं ठोस का, ठीक है। माध्यम जो है, जो ठोस आपने लिया है, ठोस माध्यम में ही अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण हो सकता है। तो ईटा दृढ़ता गुणांक हो गया, और डी क्या हो गया, घनत्व हो गया। उस माध्यम का ये घनत्व होगा, ये भी उसी माध्यम का जो कि ठोस होगा उसके लिए ही होगा। अब मान लेते हैं कि अगर हम एक फ्लेक्सिबल कोई डोरी लेते हैं, जैसे तार, तो उस तार में तनाव के कारण भी अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल। अब ये तो आपका हो गया, ये जो चाल हुई ये अनुप्रस्थ तरंग की चाल हो गई ठोस में। ठोस में अनुप्रस्थ तरंग की चाल। अब इसमें भी हम ऐसे कर दें, ठोस में अनुप्रस्थ तरंग की चाल। ठोस में अनुप्रस्थ तरंग की चाल, ये होगी ठोस में अनुप्रस्थ तरंग की चाल, V = √η/d। ऐसे ही तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल। तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल ये है, V = √T/m। V = √T/m, जहाँ T क्या है, डोरी में तनाव। तनाव एक तरह का बल है, डोरी में तनाव बल है। अगर हम m द्रव्यमान लटका करके डोरी में तनाव उत्पन्न करते हैं तो ये mg के बराबर हम ले सकते हैं। डोरी में उत्पन्न तनाव ये mg है। और m क्या है, m जो है ये एकांक लंबाई में डोरी का द्रव्यमान है, मतलब डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान। m डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान। डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान का अभिप्राय हो गया कि प्रति एकांक लंबाई का आयतन और गुणे घनत्व।
तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, m की जगह पे प्रति एकांक लंबाई का आयतन और गुणे घनत्व। जैसे द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, तो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान लेना था तो प्रति एकांक लंबाई का आयतन गुणे घनत्व। आयतन क्या होगा? क्षेत्रफल गुणे लंबाई। अगर त्रिज्या हम r ले लें तो पाई r स्क्वायर, और लंबाई ये 1 लेंगे प्रति एकांक लंबाई, पाई r स्क्वायर इंटू 1, और घनत्व हम d ले लें। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर d, जहाँ r क्या होगा? जो डोरी है उस डोरी की त्रिज्या होगी। यहाँ लिख दे रहे हैं r जो है ये डोरी के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या है, डोरी के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या है। तो इस तरह से v इक्वल्स टू बी अंडर रूट टी बाई एम, तो m की जगह पे हम पाई r स्क्वायर d भी लिख सकते हैं। तो तनी डोरी में जो चाल होगा वो v इक्वल्स टू बी अंडर रूट टी बाई पाई r स्क्वायर d हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट टी बाई पाई आर स्क्वायर, टी बल है और पाई आर स्क्वायर, जैसे टी बाई पाई आर स्क्वायर बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं? प्रतिबल। प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो v इक्वल्स टू बी अंडर रूट 2 बाई पाई आर स्क्वायर डी। इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट प्रतिबल और बटा d का मतलब घनत्व। तो तनी डोरी में जो सूत्र हमको मिला, देखिए फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। ठोस में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v इक्वल्स टू बी अंडर रूट ईटा बाई डी। एक ये हुआ जहाँ ईटा ये दृढ़ता गुणांक, डी घनत्व हो गया। अनुप्रस्थ तरंग की चाल ये v इक्वल्स टू बी अंडर रूट टी बाई एम, जहाँ टी ये तनाव बल और m डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। इसे हम पाई आर स्क्वायर डी एम की जगह पर लिख करके प्राप्त कर सकते हैं। v इक्वल्स टू बी अंडर रूट टी बाई पाई आर स्क्वायर डी, और टी बाई पाई आर स्क्वायर ये प्रतिबल होता है, तो अंडर रूट प्रतिबल बटा घनत्व के रूप में भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से अनुप्रस्थ तरंगों की चाल ये हम ठोस के रूप में, किसी ठोस में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 हम देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। अब हम ये देखते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगें ये पदार्थ के तीनों प्रकार के माध्यम में, मतलब ठोस में, द्रव में और गैस में, ठोस, द्रव और गैस में ये तीनों में संचरित हो सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें तीनों ही माध्यमों में चल सकती हैं। अब किसी भी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग का चाल यह केवल माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है, तरंग के आयाम अथवा रूप पर नहीं। माध्यम के वे गुण जिन पर अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल ये नियंत्रित होती है वो क्या है? आपको बताया है हम, प्रत्यास्थता और जड़त्व। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगों का जो संचरण होता है, जिसके कारण अनुदैर्ध्य तरंगों की जो गति होती है, ये ठोस में, द्रव में और गैस में, ये तीनों ही में संचरित होती है। तो आइए देखते हैं कि ठोसों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल क्या है, फिर द्रवों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल क्या है, और फिर गैसों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल क्या होगी। आइए इसको हम देखते हैं। तो इसमें पॉइंट वाइज कर लेते हैं। ए लिख रहे हैं हम कि ठोसों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल।
ठोसों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल। ठोसों में जो अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल है, ठोसों में भाई आयतन प्रत्यास्था गुणांक भी और दृढ़ता गुणांक दोनों होता है, और ठोस का अपना घनत्व होता है। तो इस तरह से ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, इसे हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू बी अंडर रूट कैपिटल B प्लस 4/3 ईटा बाई डी। 4/3 ईटा, ये एक साथ कर लेते हैं, होल डिवाइडेड डी। अब v हो गया अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल, यहाँ कैपिटल B है आपका आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, B है आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, ईटा है हमारा दृढ़ता गुणांक, ठोस के लिए दृढ़ता गुणांक, और d क्या है, d उस ठोस का घनत्व है। तो ठोस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल, ये हमने देखा v इक्वल्स टू बी अंडर रूट बी प्लस 4/3 ईटा। अब अगर ठोस एक लंबी छड़ के रूप में है, तो छड़ में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल क्या होगी। यहाँ एक सूत्र हमने ये जाना कि जब ठोस हो तो ठोस में आपका आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक, इन दोनों के कारण हम लिख सकते हैं b प्लस 4/3 ईटा बाई डी। अब अगर ठोस यही एक लंबी छड़ के रूप में है, तो छड़ में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, छड़ में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। अब छड़ में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल ये देखते हैं, जब हम छड़ के रूप में लेते हैं तो जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है, वो प्रत्यास्था गुणांक क्या कहलाता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक। जब तार के रूप में, छड़ के रूप में, लंबाई के रूप में हम लेते हैं, तब यह प्रत्यास्था गुणांक, यह यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है, जिसे हम y से लिखते हैं। तो ये हो गया अंडर रूट y बाई डी, जहाँ d आपका घनत्व हो गया और y क्या हो गया, ये उस छड़ का, यंग छड़ के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो v इक्वल्स टू बी अंडर रूट y बाई डी, इसके रूप में हम लिख सकते हैं। अब उदाहरण के रूप में थोड़ा सा हम इस पर अगर चर्चा करते हैं तो कितना हो सकता है इसका मान, आइए देखते हैं। जैसे लोहे के लिए जो यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है, जैसे हमने लिखा कि v इक्वल्स टू बी अंडर रूट y बाई डी। तो लोहे के लिए हम देखते हैं, लोहे के लिए जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है, ये 2 × 10⁻11, 2.0 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया लोहे के लिए हो गया। और लोहे का जो घनत्व होता है, d इक्वल्स टू बी 7.7 × 10⁻3, 7.7 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें मिलता है v इक्वल्स टू बी अंडर रूट 2.0 × 10⁻11 बाई 7.7 × 10⁻3। तो ये वैल्यू हमको मिलती है 5096 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू है हमारी 5096 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि लोहे के छड़ में जो अनुदैर्ध्य तरंग की चाल है, ये 5096 मीटर पर सेकेंड आया।
और एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने ये देखा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने ये देखा कि जो लोहे में ध्वनि की चाल होती है, लोहे में ध्वनि की चाल, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है तो लोहे में ध्वनि की चाल ये 5130 मीटर प्रति सेकंड है, 5130 ये मीटर पर सेकंड है। तो ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त किया गया है, ये सूत्र के द्वारा। तो लगभग हम मान सकते हैं कि ये जो फार्मूला है ये क्षण में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए v = v/y/d, ये ठीक है, ये सूत्र ठीक है। आइए अब देखते हैं द्रवों में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल हो गई, और फिर ये लेते हैं द्रवों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल। द्रवों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल। अब द्रवों में होता है बल्क मॉडुलस, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक के कारण हम द्रवों में लिख सकते हैं v = b/b/d, जहाँ b आपका क्या हो गया, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, यहाँ लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं होती। और फिर d क्या है, घनत्व, तो d आपका घनत्व हो गया। तो इस तरह से v = b/b/d। और जल में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल पर भी देख लेते हैं, ये लगभग कितना आता है। जल में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल, जैसे ये लिखा कि v = b/b/d। अब जल में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल, जल में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल। तो जल के लिए जो बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है आपका 2.1 × 10⁹ जल में 2.1 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और घनत्व तो आपका 1 × 10⁻3, जल का घनत्व d हो गया 1.0 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो v हो गई √2.1 × 10⁹ d की वैल्यू हो गई 1.0 × 10⁻3। तो ये वैल्यू हमको मिलती है 1449 क्या, मीटर पर सेकंड। और प्रयोग द्वारा, एक्सपेरिमेंट्स द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं कि ध्वनि का जो जल में चाल होता है, ध्वनि का जो जल में चाल होता है वो लगभग 1450 मीटर पर सेकंड है। तो ये लगभग इसके बहुत ही समीप है। इस तरह से जल में ध्वनि की चाल को हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, लगभग v = b/b/d। तो इन सब में हमने ये देखा कि जो सूत्र प्राप्त हुआ, ये जो एक्सपेरिमेंट से प्राप्त मान हैं उसके ये अनुरूप हैं, लगभग अनुरूप हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द्रवों में ध्वनि की चाल ये v = b/b/d, ये सही है, ठीक है। गैसों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल, ये देखते हैं। गैसों में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। अब सबसे ज़्यादा गैसों में ही ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि जो है ये गैसों में ही चलते हैं सबसे ज़्यादा। तो गैसों में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं ध्वनि की चाल भी इसे।
ध्वनि की चाल, और ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन ने अपना एक सूत्र दिया। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं, न्यूटन का सूत्र। न्यूटन ने क्या सूत्र दिया? जैसे अभी हम लोगों ने गैसों में पढ़ा कि गैसों में जो ध्वनि की चाल होती है ये v इक्वल्स टू बी अंडर रूट बी बाई डी होती है, जहाँ b क्या हो गया? आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। तो गैसों में भी आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक होगा, तो v इक्वल्स टू बी अंडर रूट बी बाई डी हम गैसों के लिए भी लिख सकते हैं। लेकिन न्यूटन ने ये माना कि जब अनुदैर्ध्य तरंगें ये वायु में संचरित होती हैं तो संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है। जब वायु तरंगें जब ध्वनि तरंगें ये वायु में, ध्वनि तरंगें माने अनुदैर्ध्य तरंगें, ये वायु में संचरित होती हैं तो एकांतर क्रम में ये संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है। जहाँ संपीड़न उत्पन्न होगा वहाँ धीरे धीरे ऊष्मा, और ऊष्मा जो है ये वातावरण को प्रदान होगा, दाब बढ़ने के कारण ऊष्मा प्रदान होगा। और जहाँ विरलन उत्पन्न होगा वहाँ जो उत्पन्न ऊष्मा है वो दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊष्मा का वातावरण में आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, और जिसके कारण गैस का ताप ये स्थिर रहता है। तो न्यूटन के अनुसार ये बताया गया कि गैस का ताप ये स्थिर रहता है जबकि संपीड़न और विरलन में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, इसलिए ताप क्या होता है? स्थिर होता है। तो इस तरह से B के स्थान पर हमें गैस का समतापी आयतन प्रत्यास्था गुणांक लेना चाहिए। न्यूटन ने ये बताया कि ये जो हमने आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक लिया है, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, गैस का जो आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक ये B लिया गया है, ये है ना लेकर के क्या लिया जाए? समतापी आयतन प्रत्यास्था गुणांक। ताप स्थिर रहता है और टेम्परेचर यही कांस्टेंट होने के कारण हमें लेना चाहिए समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि समतापी आयतन प्रत्यास्था गुणांक यह गैस के प्रारंभिक दाब के बराबर होता है। समतापी आयतन प्रत्यास्था गुणांक गैस के प्रारंभिक दाब P के बराबर होता है। P क्या है यहाँ? गैस का प्रारंभिक दाब, गैस का प्रारंभिक दाब। तो हम V इक्वल्स टू बी अंडर रूट P बाई डी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? समतापी आयतन प्रत्यास्था गुणांक, और समतापी आयतन प्रत्यास्था गुणांक गैस के प्रारंभिक दाब पर निर्भर करता है, प्रारंभिक दाब के बराबर होता है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन के अनुसार जो हमको सूत्र मिला वो क्या मिला? V इक्वल्स टू बी अंडर रूट P बाई डी। ये किसके अनुसार मिला? ये न्यूटन का सूत्र है, V इक्वल्स टू बी अंडर रूट P बाई डी। अब ध्वनि के लिए थोड़ा सा आइए हम लोग देखते हैं कि ध्वनि के लिए ये न्यूटन का सूत्र कितना हद तक सही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु का दाब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु का दाब मतलब P ये है लगभग 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी पर जो वायु का घनत्व है, वायु का घनत्व
ये वायु का घनत्व D कितना है, ये है हमारा 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो न्यूटन के अनुसार ये हमने पहले लिख दिया है, न्यूटन का सूत्र न्यूटन के अनुसार ऐसा होगा। न्यूटन के अनुसार 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी हो गई, V = B √P/D, और P की वैल्यू हो गई 1.01 × 10⁵ बाई D की वैल्यू 1.29। तो ये वैल्यू हमको लगभग मिलती है कितनी, 280 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम ये जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में जो ध्वनि की चाल होती है ये लगभग 331 मीटर प्रति सेकंड है, परंतु ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 331 मीटर प्रति सेकंड है। अतः 331 मीटर पर सेकंड से ये बहुत कम है। एक्सपेरिमेंट के अनुसार ये देखा गया। तो ये जो सूत्र है गैस के लिए, न्यूटन का सूत्र, ये क्या हुआ, त्रुटिपूर्ण है। अतः गैसों के लिए न्यूटन का यह सूत्र त्रुटिपूर्ण है। अब लगभग 100 वर्षों के बाद लाप्लास ने इसमें करेक्शन किया, जिसको हम लाप्लास करेक्शन के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या करेक्शन किया, आइए देखते हैं। इसको कहते हैं लाप्लास संशोधन। लाप्लास का संशोधन। लाप्लास ने क्या संशोधन किया, ये देखते हैं हम कि जैसे न्यूटन ने ये बताया कि जब किसी भी गैस में ध्वनि तरंगें चलती हैं तो गैस का ताप स्थिर रहता है। यह सही नहीं है। किसने बताया, लाप्लास ने। लाप्लास ने बताया कि जब किसी माध्यम में ध्वनि की तरंगें चलती हैं, जब किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि की तरंगें चलती हैं तो माध्यम के किसी भी बिंदु पर यह संपीड़न और विरलन एकांतर क्रम में उत्पन्न होता है। संपीड़न के समय उस बिंदु पर कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तथा विरलन के समय माध्यम की कुछ ऊष्मा का लोप भी हो जाता है। ये संपीड़न और विरलन एकांतर क्रम में इतनी जल्दी होती हैं, इतनी शीघ्रता से होती हैं कि संपीड़न के समय उत्पन्न ऊष्मा माध्यम से बाहर नहीं जा पाती और विरलन के समय जो लोप हुई ऊष्मा है वो माध्यम में से भीतर नहीं आ पाती। तो इस तरह से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता। और एक कारण और भी हो सकता है कि चूंकि गैसें ये ऊष्मा की कुचालक होती हैं, इसलिए भी ऐसा होता है कि ऊष्मा का आदान प्रदान ये नहीं होता है। इन कारणों से माध्यम के किसी बिंदु का ताप ये संपीड़न के समय बढ़ जाता है और विरलन के समय घट जाता है। संपीड़न के समय बढ़ जाता है और विरलन के समय घट जाता है। इसका मतलब हुआ कि ध्वनि तरंगों के चलने पर गैसीय माध्यम के ताप में परिवर्तन होता है। तो गैसीय माध्यम के ताप में परिवर्तन होता है, और जबकि न्यूटन ने क्या बताया था कि ताप स्थिर रहता है। ठीक है, तो न्यूटन ने जो बताया इसको हम लोग एक लाइन लिख भी लेते हैं कि लाप्लास ने बताया
लाप्लास ने बताया क्या कि न्यूटन का विचार है कि जब किसी गैस में ध्वनि तरंगें चलती हैं, लाप्लास ने बताया कि न्यूटन का विचार है कि जब किसी गैस में ध्वनि तरंगें चलती हैं तो गैस का ताप स्थिर रहता है। यह सही नहीं है। लाप्लास ने बताया कि जो न्यूटन का विचार था कि जब किसी गैस में ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ध्वनि तरंगों के चलने के कारण जो गैस का ताप है, गैस का ताप क्या होता है, स्थिर रहता है। ये सही नहीं है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि गैस का ताप ये परिवर्तित होता है। ठीक है, तो लाप्लास ने क्या बताया कि गैस का ताप ये परिवर्तित होता है। गैस का ताप परिवर्तित होता है। अच्छा, गैस का ताप परिवर्तित होता है लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। तो जैसे हम लोगों ने ये न्यूटन के अनुसार सीखा था कि गैसों का जब ताप स्थिर था उसमें ध्वनि तरंगों के संचरण के कारण, तो वो एक स्थिर ताप पर गैस का आयतन प्रत्यास्था गुणांक लिया गया था। और यहाँ गैस का ताप स्थिर नहीं माना जा रहा है, गैस का ताप परिवर्तित होता है। गैस का ताप क्यों परिवर्तित होता है? क्योंकि जब गैस में या वायु में ध्वनि की तरंगें संचरित होती हैं तो एकांतर क्रम में संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है। संपीड़न में ऊष्मा उत्पन्न होती है और विरलन में ऊष्मा का लोप होता है।